खास मुलाकात के एक और अंश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने वापस एक बार मौजूद हूँ, एक नई हस्ती के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस शख्सियत से हम आपको रूबरू करा पाएँ। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, उनका परिचय जानने के बाद आपके मन में अनेकों सवाल सामने आएंगे, जिसका जवाब आप चाहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे हम पूरे सवालों के जवाब ले पाएँ। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने वाले हैं, वह बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बहुत करीबी रहे और नेपाली कामगार सेना के अध्यक्ष मास्टर थापा हमारे साथ मौजूद है। मास्टर थापा, प्राइस प्लस को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के साथ बहुत करीबी संबंध रहे हैं, एक विशाल उनका व्यक्तित्व रहा है, हिंदूवादी नेता रहे हैं, उनके साथ उनके करीबी के तौर पे काम करके आपने क्या अनुभव किया? वो शिवसेना प्रमुख हृदय सम्राट एक वंदनीय एक छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्गों में चलने वाले उनके विचार से शिवसेना बनाए थे उन्होंने। और वो ऐसे शख्सियत थे कि उन तक पहुंचने में हमारे एक भाई है, उनके 24 घंटा देखते थे, चंपा सिंह थापा, और हमारे नेपाल शिवसेना संपर्क प्रमुख एक अशोक सिंह नेपाली है, वो पहले उन लोग उनके संपर्क में थे। मैं जब राजनीतिक में आने के बाद मैं मार्शल आर्ट फील्ड का था, तो वहाँ पहुँचा। उनसे पहुँचने के बाद ऐसा लगा कि एक इंटरनेशनल शख्सियत होके इंटरनेशनल मसल पावर के भी धनी थे वो, और इंटरनेशनल फ़कीर भी थे, वो दानवीर भी थे। उन्होंने जिसके ऊपर हाथ रखा, फ़कीर से सीएम बन गया, राज्यसभा का स्पीकर बन गया, पीएम बन गए। हमने वहाँ देखा हिंदुस्तान को झुकते हुए, मातोश्री में देखा हमने। प्रधानमंत्री बनने से पहले साहब के पास आना चाहिए था, कोई भी बनने से पहले। हमने अभी नाम लेना नहीं चाहता, अभी प्रेजेंट बहुत से केंद्र के ऐसे मंत्री है कि बाला साहब को गौरव मानते से उनने मिलने के लिए। ऐसा शख्सियत थी अभी मैं धरती में कोई नहीं, मेरे मुझे लगता है, और गरीब लोग को प्यार करते थे। बाला साहब को चूँकि एक टाइगर की उपाधि दी गई थी, एक शेर जो जंगल का राजा होता है, क्या आप जब उनके करीबी थे, उनके साथ आपने लगातार, आपके अभी भी मैं मानता हूं कि ठाकरे परिवार के साथ बहुत ही निजी और बहुत ही करीबी संबंध है, पर बाला साहब ठाकरे के साथ जब आप थे, क्या आपको वो शेर जो जंगल का राजा है, क्या ऐसा अनुभव करते थे आप उनके साथ रहे? 100% ओरिजिनल बब्बर शेर थे वो किसी का शिकार किया हुआ खाते नहीं थे, शेर ऐसा नहीं खाता वैसे थे, और किसी गरीब को तंग नहीं किया। शिवसेना ने आता महाराष्ट्र में किसी गरीब को संरक्षण नहीं दिया। 93 के दंगा में अगर शिवसेना नहीं होती तो आज मुंबई नहीं होता। मुंबई क्या नहीं होता, आज राम मंदिर बना है, हमारे माननीय अटल जी नहीं रहे, जो जूने आरएसएस के नहीं रहे, राम मंदिर को आज तो बाबरी मस्जिद को ढहाने में शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी तय हुआ है। क्योंकि आपने उनके साथ काम किया और अब भी आप उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, उद्धव ठाकरे के समय की शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के समय की शिवसेना में क्या अंतर आप संक्षिप्त में महसूस करते हैं? बाला साहब ठाकरे जी 18वीं सदी से 19वीं सदी 20वीं सदी तक बाला साहब ने राज किया, एक छत्र राज किया। उनके पास मातोश्री से बाहर से आपको जाना नहीं पड़ा, सब वहीं आते थे, शेर के जैसे, बम्बर से जैसा। अभी 21वीं सदी आने के बाद क्या होता है, बीजेपी का भी कहीं गलती है। मैं पर्सनली, मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं, हमारे कामगार तो उनके घर में भी, साथ में आज पूरे इंडिया में हमारे नेपाली कामगार सेना है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग सत्ते में जाने के बाद उनका पिताजी का क्या हुआ एहसान, बाला साहब का क्या हुआ एहसान भूल गए उन्होंने, नेचुरली ये भूल गए। भूलने के बाद जो हमारा संधि हुआ था शिवसेना और बीजेपी का, शिवसेना बीजेपी का जो संधि हुआ था कि जिसका एक भी एमएलए ज़्यादा होएगा उसका सीएम होएगा, कम होएगा डिप्टी पीएम और गृह मंत्री होएगा। और बीजेपी तो ऐसा मानती नहीं। बीजेपी तो कहा कि कभी हमने नहीं कहा कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, हमने तो हमेशा देवेंद्र फडणवीस के नाम पे चुनाव लड़ा। देवेंद्र फडणवीस अभी आए ना, जब 96 में 95 में सरकार आई थी, अटल जी, महाजन जी, मुंडे जी, हमारे आराध्य देव बाला साहब ठाकरे जी बैठ के जो तय हुआ था वो माना जाएगा ना। आप अब पिताजी ने आपने तय किया, आप बच्चे लोग नाम, चुनाव से पहले जो बात आपस में हो गई थी बीजेपी और शिवसेना के बीच में, अब पाला शिवसेना के पक्ष में चला गया और संख्या ज़्यादा आ गई, तो वो पुरानी बात को आप मानने लग गए, और क्योंकि मौजूदा स्थिति में जो आपका करार हुआ था उससे आपको नुकसान हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, करार तो एक ही होता है ना, संधि एक ही है ना। हमें जब शिवसेना प्रमुख, अभी आप कैसा बोलते हो हिंदू का मुद्दा छोड़ दे, हिंदू का किसी का मार्केट का दुकान है, किसी को छोड़ने पे जाता है? हिंदू शिवसैनिक, हर शिवसैनिक का जिगर में खून में हिंदू है, भगवा खून है। हम ये ओमकार कला, कोई बोलने वाला आदमी बता के देखा कश्मीर में बीजेपी ने क्या किया, कश्मीर में क्या किया उन्होंने, किनके साथ युति बनाई, सरकार बनाई, सब चारों तरफ देखना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है, हमारा हिंदू का मुद्दा नहीं हुआ, थोड़ा सा ठीक है विचारवादी में समय के टर्न फेल, आप कितना दबाओगे किसी पड़ोसी को, कितना दबाओगे आप?
ठीक, उनका पिताजी नहीं है तो बच्चों को मारते जाओगे क्या? नहीं होता है ना, वो भी तो पढ़ा लिखा। आज हमारे उद्धव जी पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, कोई नशा नहीं करता। ऐसा सीएम भारत में मिल ही नहीं सकता। उनको सोचा था 2 दिन नहीं चला पाया, आज चला पाया उन्होंने, और पूरा चलाएंगे वो। और थोड़ा गड़बड़ नहीं करेगा तो पूरा और 10 साल चलाएंगे उद्धव साहब, और भारत के पीएम बनने लायक है। क्योंकि उसकी किसी को तकलीफ देना चाहिए, कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, इतना सज्जन व्यक्ति है वो। आज के कारपोरेट ज़माने में ऐसा सीएम, ऐसा पीएम होना चाहिए। पर सत्ता के लिए जो हिंदुत्ववादी विचारधारा थे, जिसके वजह से शिवसेना का गठन हुआ, भाजपा भी उसी विचारधारा में थी। सत्ता के लिए आपने अपने साथी को खो दिया, और जो हिंदुत्ववादी विचारधारा की नहीं है, सेक्युलरिज्म मानती है कांग्रेस और एनसीपी, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बना लेना, ये तो खाली सत्ता में आने के लिए विचारधाराओं से समझौता कर लेना जैसा नहीं लगता आपको? ये एक पॉइंट मैं आपकी तरफ से बोलना चाहता हूँ। ये कहीं ये हमारा हिंदू लोग के मन में ये लगता है ठीक है चले गए, लेकिन हम हिंदुस्तान तो नहीं छोड़े है ना। हिंदू का मुद्दा बाला साहब का वही है, हम उसके साथ है। सत्ता मतलब ये राजनीतिक मतलब एक जॉब के जैसा है। वो जब स्टेट छोड़ा है, हमने खून चेंज नहीं किया ना, खून वो हिंदू का ही है। और आप बीजेपी का एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बीजेपी ने कहाँ ईमानदारी दिखाई? कौन सा राज्य में बताइए ना आप। जहाँ जहाँ दोस्ती किया है वहीं उन्होंने उसको कम किया, और क्षेत्रीय पार्टी को कम करने का किया है। हमने तो महाराष्ट्र में उनको उंगली से लेके पूरा सर तक बिठाया बाला साहब ने। उनको तो नहीं बोला, तो जो मांगा उस टाइम दिया उन्होंने, दिखाई। रिकॉर्ड है 40 साल में। महाराष्ट्र का पहला इतिहास है, शिवसेना के साथ 25 साल दोस्ती हुआ। जो था आप देखिए महाराष्ट्र, कोई भी मना नहीं किया बाला साहब जब तक थे। साहब जाने के बाद थोड़ा सा कि शिवसेना नरम से प्यार से बात करना चालू किया। 21 सदस्य उद्धव साहब ने प्यार से बात किया, तो क्या आप उनको दबा दोगे? आप शिवसेना से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आप नेपाली कार्मिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। जी, ऑल इंडिया का। तो अखिल भारतीय आप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाली कामगार सेना के होने के नाते नेपालियों के लिए जो काम कर रहे हैं भारत में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप सेवा करते हो, शर्म नहीं बेचते हो, नशे से दूर रहे। हज़ारों किलोमीटर दूर से हम इधर माता पिता भाई बहन बीवी को छोड़ के आए, तो पैसा जमाओ। हमारे नेपाली समाज जरा पत्ता की जब बहुत खेलते, नशा करते हैं, वो सब से दूर रहे, और थोड़ा सा शरीर के लिए 15-20 मिनट फिटनेस का समय दे, और एकता रहे। ओमकार परिवार में जाए, मंदिर मस्जिद में बच्चों को लेके जाए, अपना धर्म बचाए, और भारत विरोधी मुद्दे में मत लगे। बहुत लोग ऐसे आए हुए हैं, नेपाल में भी, उधर भी, और लिपुलेख के बारे में। हमें वो काम करने आए, हम राजनीति करने भारत में नहीं आए। जिसको करना है करने दीजिए। आपको एक दिन छुट्टी मिलता है तो ज़रा बच्चे को पूजा पाठ और धर्म, और देश का धरती देश है तो हम है, देश है तो भाषा है। देश ही नहीं रहेगा। आज नेपाल ऐसा स्थिति में है कि उधर इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर बन गया। अमेरिका चाहता है वहाँ से नेपाल में बैठ के भारत को तोड़ना। चाइना चाहता है नेपाल में, काठमांडू नेपाल के रात वहाँ बैठ के भारत को और अमेरिका को तोड़ना। रशिया चाहता है उधर बैठ के अमेरिका को तोड़ना। पाकिस्तान चाहता है नेपाल को लेना। अब चाइना चाहता है पूरा, अभी चाइना तो जगह खरीदा है, बांग्लादेश अब उधर से आने होता है। अरे सब इंटरनेशनल यूएनए का मेन अखड़ा बना हुआ है। वो छोटा सा देश, 3.25 करोड़ आबादी नेपाल में है। तो हम इसमें नहीं पढ़ते हुए कि हमारे कामगार लोगों को 2 पैसा कैसे बचता है, शरीर कैसा मजबूत होती है, एकता आजू बाजू को साथ में लेके भारत। और एनआरसी से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं इधर देखा आसाम में, गुवाहाटी में एनआरसी से बहुत डर है। कोई एनआरसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आप समझिए उसको। 1950 का संधि हमारा जो है, 1950 का भारत का और नेपाल का संधि, संविधान पढ़ी है नेपाल का, वो पढ़ने के बाद नहीं तो दूतावास में आप पूछिए, सीधी है। कुछ नेता लोग उनको भौम करके लगाए, इसलिए नेपाली बोलने में शर्माते हैं। मत शर्माइए। आप नेपाली है, जिस धरती में जन्मे हो, आप नहीं जन्मे, आपका पिताजी नहीं जन्मे, आपका दादाजी नहीं जन्मे, परदादा जन्मे होंगे। एक बार जाके नेपाल को देखिए। पितरों को नाराज मत कीजिए, कुल देवता को नाराज मत कीजिए। मैं ये बोलते हो, श्रम कीजिए। हम श्रम से पहचाना जाते हैं। ईमानदारी है, श्रम। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र खतरे में है, नेपाल खतरे में, हिंदू का धर्म खतरे में। जिस तरह परिवर्तन हो रहा है उसको ज़रा ध्यान दीजिए। आपका अभी असम आना, क्या हम इसको आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ के देख सकते हैं? क्या शिवसेना यहाँ कुछ चुनावी रणनीति बनाने के लिए कुछ शुरुआत करना चाहती है? मैं तो अभी जाके पूरा उद्धव जी से, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी से पहले यही बोल रहे हैं। मैंने जितने नेपाली इधर देखा, समक्ष नेपाली देखा, बीच में 2 एमएलए भी थे हमारे, तो मैं अभी जाके वही बोलने वाला कि 35 लाख नेपाली वोटर है इधर। तो हम तो इधर ध्यान नहीं दे रहे थे कि कोई इस टाइम हम शिवसेना का हमारा बॉडी है, मैंने संपर्क भी नहीं किया। लेकिन मैं हमारे नेपाली समाज को खाली संपर्क करने आया था। तो नेपाल केसरी मुनिभद्र महाराज जी का प्रोग्राम था, उनका बुलावा था, उनका चरण स्पर्श करने के लिए आए। आने के इसके बहाने में मैं 3 दिन गुवाहाटी के आसाम पूरा जिला घूमने को मिला। जिस तरह से वोटर देखा, कुछ नगर सेवक थे, 2 एमएलए रह चुके नेपाली मूल के यहाँ, तो हम यहाँ एमपी भी लड़ सकते हैं नेपाली।
कल उद्धव साहब से बात करने के बाद मैं वहाँ के शीर्ष नेता से बात करूँगा, खबर पहुँचाऊँगा। अभी प्रमुख वो है, कार्य प्रमुख वो है, तो क्या होता है, लेकिन हम जरूर खड़ा करेंगे। आप उनके सहयोगी बन के यहाँ सर्वे करने आए थे और आपको ऐसा लगता है कि शिवसेना को लड़ना चाहिए? नहीं, 100% लड़ना चाहिए। जहाँ अगर युति नहीं होती, उन्होंने हमें छोड़ दिया अभी तक। क्यों शिवसेना बीजेपी के कहीं भी सामने खड़ा क्यों नहीं रहे कि हिंदू का मुद्दा है बोल के हम छोड़ दिए। अब आप हमें छोड़ सकते हो तो हमें हमारा भी तो अस्तित्व तलाशना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस की हालत यहाँ पर जो भी है, भाजपा को जो जनाधार पिछले चुनाव में मिला था असम में, क्या आप अब भाजपा के विरोध में आपको लगता है कि शिवसेना चुनाव लड़ा के जो भी विधायक आएंगे, जो भी संख्या बल निकलेगा, उसको आप कांग्रेस को समर्थन दे के कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार गिराने का मकसद है? नहीं, सरकार किसका गिरता है किसका बनता है वो तो इलेक्शन का मालूम पड़ेगा। मैं 45 साल से 30 साल से तो मैं डायरेक्ट महाराष्ट्र का राजनीतिक, हिंदुस्तान का राजनीति देख रहा हूँ। हम ये कोशिश करेंगे हमारा 35 लाख वोटर नेपाली कि किस साइड जाए, किस मज में, वो हम उद्धव जी से हमारे मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रमुख से बताएंगे। हमारा ये मौजूदी है, वो क्या बोलते आखिर वो हमारे प्रमुख है, उसके बाद होएगा। लेकिन हमारा मन बोलता है कि हम इधर खड़ा रहेंगे, चाहे कोई भी नहीं हो, लेकिन नेपाली मूल का जरूर ये टाइम में वोटर का बहुत, भारतवर्ष में जैसे कलकत्ता में भी 25-30 लाख नेपाली है। मैं कलकत्ता गया तो ये टाइम हम लोग हिंदुस्तान में ध्यान नहीं दिए थे। मैं खाली महाराष्ट्र में ध्यान दे रहा था कि 12 से 15 लाख महाराष्ट्र में वोटर है। अब हम जैसे यूपी में है, बिहार में, भारत भर का एक भवन करने वाला हूँ, उसके बाद मेलावा करने वाला हूँ दिल्ली में, हर जगह में, फिर बम्बई में होएगा। फिर हमारे प्रमुख से बात करेंगे, कार्याध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव जी से, फिर हम तय करेंगे। और अगर युति नहीं हुई, हमें सपोर्ट नहीं करता, हम खड़ा करेंगे कि इधर हमारे जो जिस हिसाब से बुद्धिजीवी अच्छे लोग हैं गुवाहाटी में और आसाम में चुन के आ सकते हैं, नगर सेवक आ सकते हैं, एमपी तक आ सकते हैं। एमएलए तो ऑलरेडी मैं बोला आपको 2 रह चुके थे, तो कुछ विजय से टिकट नहीं मिला, नहीं चले गए। ये टाइम हमारे आने के चांसेस है। सांसद भी रहे हैं यहाँ से, नेपाली सांसद भी रहे हैं मणि कुमार सुब्बा। जी, मणि कुमार सुब्बा, लेकिन हाँ सॉरी से भूल गया वो स्वर्गवास हो गया, हमारे मित्र से, राइट है जी, लेकिन वो कांग्रेस से थे जी। और भी रहे हैं, तेजपुर से भी सांसद रहे हैं, आरपी शर्मा रहे हैं, सो जो नेपाली रहे हैं, तो खाली विधायक ही नहीं सांसद भी रहे हैं। वो मुझे जानकारी नहीं थी, सुब्बा जी तक मैं मिला था उनको, लेकिन बाकी लोग हमारे संपर्क में नहीं आया तो हम बोल नहीं सकते। जैसे अब बिष्ट आया है वहाँ से, संसद आया, उन्होंने नेपाली में संविधान लिया, नेपाली टोपी किया, गर्व लगता है ऐसे लोगों को मिलने को। शिवसैनिक कोई भी राजनीतिक नहीं करता। बाला साहब शिवसेना प्रमुख का बोलना था, राजनीतिक नहीं समाज सेवा करते। अब उस रास्ते में जाते हुए कोई रुकावट आए तो इसके लिए इलेक्शन में खड़ा रहना पड़ा। और शिवसैनिक कभी कमज़ोर नहीं है। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा नहीं था, बीजेपी ने साथ छोड़ा है, हम तो लास्ट तक भी साथ में। कि भाई विवाद है इस बात को लेकर कि कांग्रेस शिवसेना कहती है कि बीजेपी ने साथ छोड़ा, बीजेपी कहती है कि शिवसेना ने जो संधि हम लोगों ने आपसी बात में जो की थी उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। अभी ऐसा देखा जाए तो बीजेपी ने कितने सीनियर लोग को नज़दीक किया। आडवाणी जी कहाँ है, बड़े बड़े लोग जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, उन्होंने किधर रखा हुआ है? तो पुराने बीजेपी के दोस्त लोग किधर है? आप देखिए, नए छोड़ देंगे, दूसरे छोड़ देंगे। जब तक माले में रहोगे तो कदर में रहोगे। माला टूट गया तो कोई मोती का कदर ही नहीं होता है। अभी देखिए कलकत्ता का चुनाव है, ये कलकत्ता का चुनाव होगा, जीत जाते हैं। तो ये एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आपको 1 मिनट में कि ये आध्यात्मिक के बात आ गया। मोदी जी एक तपोभूमि से आए, यहाँ भी तप किया है, कामरूप कामाख्या माता का भी उन्होंने तप किया, हमने सुना। हमारे नेपाल में तप, हिमालय में भी तप किया है, उस शिरोमणि शक्ति है। एक बार ये इतिहास में आपको मालूम होगा, कृपाली महाराज ने मोर्चा लेके गए थे 1963 में इंदिरा गांधी के टाइम में। उन्होंने गौ हत्या के लिए उस टाइम फायरिंग कराया था। 135 या 40 संत लोग का देहांत हुआ था। उस टाइम श्राप दिया गया था संसद को कि एक दिन ऐसा दिन आएगा, हिमालय से एक लंगोटीधारी संत आएगा, तुम्हें खून के आंसू और जीरो में लाएगा और तुमको रोना पड़ेगा। हो सकता है ये साधु वो हो सकते हैं मोदी, एक दृष्टि से देखने में वो 21 साल तक राज करेगा, उनको बोला गया है। अगर आध्यात्मिक से देखा जाए वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए मोदी जी को थोड़ा सा 21वीं सदी से हटके पुराने दोस्तों का भी ध्यान देना जरूरी है। वो पीछे चलते चलते कौन कौन छूट गया, एक बार पीछे पलट के भी देखना जरूरी है। ज़मीन है कि नहीं, वापस आना पड़ा तो। मैं छोटा सा आदमी हूँ, ये बोलना आध्यात्मिक की तरफ से बोलना चाहता हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र का हूँ, उनके भी घर में हमारे नेपाली लोग बहुत, गुजरात में 35 लाख नेपाली है। मैं 1-2 बार उनको मिल चुका भी हूँ। गुजरात में हमारे नेपाली मंदिर, अहमदाबाद में बड़ा नेपाली मंदिर बनाने को दिया। बहुत से लोग हैं, हमारे बड़ौदा की रानी है, वो नेपाल की सुपुत्री है, वसुंधरा राजे की बहू, वो भी नेपाल की है। बहुत से ऐसे लोग हैं नेपाली समाज में हमारे,
तो मोदी गुजरात से तो बहुत नज़दीक से हम लोग हैं, तो मैं जानता हूँ। और मोदी जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। शिवसेना, छोटा बच्चा अगर गलती करता है तो बड़े को माफ़ भी करना चाहिए। जो माफ़ करता है वही, कच्चा कान नहीं लेके जाना चाहिए। बाला साहब कभी कच्चा कान नहीं रखे, शिकायत किया दोनों को बुला के सुनते थे, फिर फैसला करते थे। तो ऐसा मोदी जी को दोनों का सुनना चाहिए, एक आदमी का बोल के नहीं छोड़ना चाहिए। आप बड़े इतनी जगह पहुंच गए हो, आप तो विश्व के, आज भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा लगता है, पहले प्रधानमंत्री नहीं लगते थे। आज हमें भारतवर्ष में, मैं भारतीय हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, अभी नेपाल का नागरिक नहीं है मेरा, मैं इधर के जन्मा, इधर का नागरिक हूँ मैं। तो गर्व लगता है कि कोई दिखता हो तो हाँ कोई जा रहा है, कोई लुच्चा पुच्चा नहीं जा रहा है, लेकिन योगा किया हुआ मजबूत इंसान शरीर का कोई भारत का प्रतिनिधि कर रहा है, और एशिया का कर रहा है, उसमें नेपाल भी आता है, गर्व होता है। वैसे ही वो मन गर्व होते हुए, मन बड़ा रखते हुए, पुराना जब आपके टाइम में साथ दिया, उनको थोड़ा आप क्या कपड़ा गंदा हो तो धो के पहनते, तो कोशिश कीजिए कि आप सबको एक ही धागा में ला सके। ये मेरा विचार है, छोटा सा एक हिंदू का सुझाव है ओमकार परिवार का, और कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय नेपाल। कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बैठाने के लिए आप चाहते हैं कि भविष्य में राजनीतिक रिश्तों के लिए खिड़की कहीं ना कहीं से खुली रहनी चाहिए, ताकि आगे ज़रूरत पड़े तो हम लोग आपस में एक साथ आ सकते हैं। जी मास्टर थापा, आपका राइस प्लस को समय देने के लिए। राइस प्लस पर खबरों के प्रायोजक है ऑस्टिन प्लाईवुड, मंगलम टी, यूनिवर्सल रेफ्रिजरेशन, हेरिटेज पब्लिक स्कूल, भटिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, गंगोर फूड मार्ट, होलसम ब्रेड्स एंड कुकीज।